This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर आप सबको इस ऑडियो लेक्चर में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। हम क्लास चाहरों के मुख्तलिफ़ असबाक को जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सबक नंबर 13 ज़ेबा के पड़ोसी डिस्कस किया, लेकिन उसका आधा सबक हमने डिस्कस किया था, आधा भी रहता है। तो जो सबक का मतन है वो ये है कि हमें पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करना चाहिए। तो उसमें दो किरदार हैं टोटल, एक का नाम जमीला है और दूसरा उस जमीला की अम्मी है। दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू है वो सिर्फ़ और सिर्फ पड़ोसी के हकूक़ के हवाले से है या पड़ोसी के किरदार के हवाले से है कि पड़ोसियों के साथ हमेशा नेक सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों की ख़बरगिरी और तीमारदारी करनी चाहिए, उनकी खुशी और गम में शिरकत करनी चाहिए। जो भी पड़ोसियों के हकूक़ हैं वो सारे के सारे अदा करने चाहिए, यानी उनके अंदर ज़रूर शामिल होना चाहिए। क्योंकि हम सारे ताल्लुकात में आपस में जुड़े हुए हैं। कोई किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का शागिर्द है, किसी के छोटे और किसी के बड़े हैं। तो इन रिश्तों और मर्तबों के लिहाज से बहुत सारे हकूक़ हमारे ऊपर जो है ना वो वाजिब हो जाते हैं, फ़र्ज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारे हमसाए होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उनके भी हमारे ऊपर बहुत सारे हकूक़ हैं। वो कौन से हैं, ये हमने थोड़ा बहुत इस सबक के लिहाज से सीखा है और यही चीज़ें हमने बच्चों को भी सिखानी है ताकि वो भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल रख सकें। सबक की एक्सरसाइज के तकसीम शुदा 8 हिस्सों में से 3 हिस्से हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। नए अल्फाज, उसके अंदर मुख्तलिफ़ जो मुश्किल अल्फाज थे जो सबक के शुरू में दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में थे, उन सब की मीनिंग हमने जो है ना वो डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा था आपने क्या समझा, इसके अंदर भी 2 सवाल दिए हुए थे। पहला था कि ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस से, और दूसरा सवाल जो था वो था मुख्तलिफ़ जो सवालात थे उसके जवाबात डिस्कस करने थे। और उसके बाद था मिलकर करें बात वाला हिस्सा। उसके अंदर एक ही सवाल दिया हुआ था कि आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप अपने पड़ोसी का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। तो जो भी बातचीत होती है वही मकालमा कहलाती है। अगर हम उसको मकालमे तब्दील कर दें तो वो हमारा मकालमा बन जाता है। तो बच्चों को हम इसी तरह मतलब एक्टिविटीज़ के ज़रिए, इस तरह सरगर्मियों के ज़रिए इन तमाम बेसिक चीज़ों का जो है ना वो कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। अगर हम इसकी प्रैक्टिस ना करवाएं तो यकीनन बच्चों के लिए ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें रट्टा लगा रहे होते हैं। अगर हम इस तरह सरगर्मियों की मदद से बच्चों को समझाएँगे तो बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब नंबर 4 पे है लफ्ज़ों का खेल। उसके अंदर एक ही सवाल दिया हुआ है और वो जो है वो है मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी मुख्तलिफ़ अल्फाज दिए हुए हैं एक ट्री की शक्ल में। उसके ऊपर पत्ते बने हुए हैं और पत्तों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखे हुए हैं। तो उनको चुन चुन कर हमने अलग करना है। यानी 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में लिखा हुआ है मुज़क्किर अल्फाज जबकि दूसरे में लिखा हुआ है मुअन्नस अल्फाज। तो इनमें से जो मुज़क्कर है वो मुज़क्कर वाले कॉलम में लिखना है और जो मुअन्नस है वो मुअन्नस वाले कॉलम में लिखना है। लेकिन इसको अलग करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुज़क्कर और मुअन्नस होते क्या हैं। लफ्ज़ मुज़क्किर इस्तिलाह है जो नर जिन्स यानी मादा की ज़िद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर वो चीज़ जो मर्दाना जिन्स की हामिल हो मुज़क्किर कहलाती है। जबकि लफ्ज़ मुअन्नस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मादा जिन्स यानी नर की ज़िद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हर वो चीज़ जो मादा जिन्स की हामिल हो वो मुअन्नस कहलाती है। मुज़क्कर और मुअन्नस बनाने का कोई उसूल नहीं है, सिर्फ़ निसाई किरदारों की मुताबिकत को
खसूसियात से जोड़ दिया गया है, जैसे दूसरों की देखभाल, पतलापन, जिनसी वफादारी, शाइस्तगी, घरेलूपन, गैर फ़ाली वगैरह। तो ये वो खसूसियात हैं जिससे हम मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग कर सकते हैं। तो वो तमाम जिनसें जिसकी खसूसियात इससे मुख्तलिफ हों, ये जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं कि दूसरों की देखभाल, पतलापन, जिनसी वफादारी, शाइस्तगी, घरेलूपन, गैर फ़ाली वगैरह, तो जिसकी खसूसियात इससे मुख्तलिफ हों वो सारे के सारे मुज़क्कर में शुमार होते हैं, और जिसके अंदर ये खसूसियात पाई जाती हैं वो सारे के सारे मुअन्नस में शुमार होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जानदारों को उनकी इन खसूसियात के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस में तकसीम करना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बेजान होती हैं, लेकिन वो भी जुमले में इस्तेमालात के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। हम उसकी किस तरह पहचान करेंगे ये मुज़क्कर हैं और ये मुअन्नस हैं? जिस तरह मिसाल तौर है कापी, तो ये मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। इसी तरह लफ्ज़ है आवाज़, तो ये मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। इसी तरह लफ्ज़ है किताब, ये मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। हम इसका किस तरह तयन करेंगे? हालांकि ये तो बेजान है, ये तो बेजान है, हमने तो सिर्फ जिनसी लिहाज से उसका तयन करना सीखा है। तो बेजान का तयन कैसे करेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? बेजान चीज़ों में जिन्स के तयन के लिए कोई वाज़ेह या आलमगीर कायदा नहीं होता। तो बेजान चीज़ों के लिए जिन्स का तयन अक्सर रिवाज और इस्तेमाल पर मबनी होता है। जिस तरह लफ्ज़ है किताब, ये हमेशा मुअन्नस है, क्योंकि जुमले में जब हम किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा मुअन्नस के सिगे के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी किताब है, ये उसकी किताब है, ये अहमद की किताब है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह पढ़ें, ये अहमद का किताब है, तो इसको गलत तस्वुर किया जाता है, इसलिए ये हमेशा मुअन्नस के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है कलम, वो हमेशा मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके लिए जब भी हम जुमला बनाएंगे तो इस तरह लिखते हैं ये मेरा कलम है, ये उसका कलम है, ये अहमद का कलम है। लेकिन अगर हम इस तरह लिखें ये अहमद की कलम है तो उसको गलत तस्वुर किया जाता है। तो यहाँ जो अल्फाज दिए हुए हैं ये भी तकरीबन सारे के सारे मतलब बेजान ही हैं। तो इसका जो तयन है वो भी इसी तरह करेंगे, उसका हम जुमला बनाएंगे, फिर जुमले की मुनासबत से देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है, मुज़क्कर का हुआ है या मुअन्नस का हुआ है। अगर मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है तो मुज़क्कर वाले कॉलम में लिखेंगे, और अगर मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हुआ है तो मुअन्नस वाले कॉलम में लिखेंगे। फल, ये मुज़क्कर है, क्योंकि इसका जब जुमला बनाएंगे तो उसके अंदर मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल होता है। इसी तरह लफ्ज़ है कापी, ये मुअन्नस है, क्योंकि जब हम जुमला बनाते हैं तो इसके अंदर मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है। आसमान, ये मुज़क्कर है। आवाज़, ये मुअन्नस है। पानी, ये मुज़क्कर है। घास, ये मुअन्नस है। दम, ये मुज़क्कर है। सूरत, ये मुअन्नस है। मौसम, ये मुज़क्कर है। तस्वीर, ये मुअन्नस है। बादल, ये मुज़क्कर है। किताब, ये मुअन्नस है। मंज़र, ये मुज़क्कर है। और आदत, ये मुअन्नस है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट दिया हुआ है, एक्सरसाइज का कवायद सीखें, यानी उसके अंदर कोई ना कोई कायदा होता है, जिस तरह वाहिद जमा बनाना है, या जो है ना वो हमने जुमले पढ़े हैं मुख्तलिफ फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं वाले, तो वो सारे के सारे इस तरह के पॉइंट्स के अंदर जो है ना शामिल होते हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो एक ही सवाल है, मेरे ख्याल में नहीं बल्कि दो हैं। पहला दिया हुआ है कि दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़ें। ये जुमले मैं पढ़ रहा हूँ, आपने इसको गौर से सुनना है कि इसका हाफ़ज़ा बहुत तेज़ है, लेकिन इस जुमले में इस का को हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद दूसरा जुमला है मेरा भाई डॉक्टर है, तो इसमें लफ्ज़ मेरा, इसको भी हाईलाइट किया गया है। उसके बाद है उनके उस्ताद मशहूर शायर हैं, इस जुमले में उनके को हाईलाइट किया गया है। अब वो आगे इसकी वजाहत दे रहा है कि इन तीनों जुमलों में जो हाईलाइट किए हुए अल्फाज हैं उसका
मेरा, उनके ऐसे ज़मीर हैं जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। यानी इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम ज़मीर कहते हैं। तो जुमले में नाम नहीं है, नाम की जगह ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ये बल्कि ये ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे, आपका, आपके, आपकी, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, उनका, इनका, इनके, सब ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अच्छा, पहले ये उन्होंने समझाया है ज़मीर इज़ाफ़ी के हवाले से, फिर उसी में से उसने सवाल पूछा है कि ये 3 जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों में ज़मीर इज़ाफ़ी के गिर्द दायरा लगाना है कि इन जुमलों में कौन सा ज़मीर इज़ाफ़ी है। पहला जुमला है, खालिद ने कहा मेरी घड़ी कहीं गुम हो गई है। तो वो पूछ रहा है कि इस जुमले में ज़मीर इज़ाफ़ी कौन है। यानी ज़मीर इज़ाफ़ी जो इस्म की जगह इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है, तो वो कौन सा है? खालिद ने कहा मेरी घड़ी गुम हो गई है। तो लफ्ज़ मेरी वो खालिद की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये ज़मीर इज़ाफ़ी हो गया। दूसरा जुमला है कि राशिद कहने लगा आपकी घड़ी जमील के पास है। राशिद कहने लगा आपकी घड़ी जमील के पास है। तो यकीनन इस जुमले के अंदर किसी को मुखातिब करके कहा होगा ना, तो जो सामने होगा उसका नाम नहीं लिया उसने, उसकी जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आप। तो इस जुमले में लफ्ज़ आपकी ये क्या हो गया? ये ज़मीर इज़ाफ़ी हो गया इस जुमले में। उसके बाद है जमील ने बताया था कि खालिद की घड़ी उसके घर में रह गई है। जमील ने बताया था कि खालिद की घड़ी उसके घर में रह गई है। तो इसके अंदर भी इसी तरह का एक ज़मीर इज़ाफ़ी इस्तेमाल हुआ है। जमील ने बताया था, जमील ने बताया था कि खालिद की घड़ी उसके घर रह गई है। तो इस जुमले के अंदर भी ये उसके जो इस्तेमाल हुआ है, ये खालिद की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये भी ज़मीर इज़ाफ़ी की हालत है। तो ज़मीर इज़ाफ़ी क्या होता है? यानी वो हालत या वो अल्फाज जो जुमले में ज़मीर इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको ज़मीर इज़ाफ़ी कहते हैं। तो इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस और ज़मीर इज़ाफ़ी की हम क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। ग्रुप बनाकर उसके अंदर दोनों के दरमियान कंपटीशन करवा सकते हैं कि एक ग्रुप को एक लफ्ज़ दें, उनसे पूछें कि बताएं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। वो कॉलम बना दें बोर्ड के ऊपर, फिर उनमें से एक बच्चा जाए बोर्ड के ऊपर वो मुज़क्कर या मुअन्नस वाले खाने में लिखेगा, और इसी तरह करके फिर दूसरे ग्रुप को एक लफ्ज़ दें, तीसरे को एक लफ्ज़ दें, इसी तरह करके उनके दरमियान एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट जो है ना पैदा हो जाएगा, और वो इससे बहुत कुछ जो है ना वो सीखेंगे। इसी तरह इसी ही हिस्से का एक और सवाल भी दिया हुआ है कवायद सीखने के हवाले से कि मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल जुमलों में से मुहावरे अलग करके लिखें और उस्ताद की मदद से उनकी मानी भी लिखें। इन दिए गए जुमलों के मुहावरे अलग करके उसका मफ़हूम बताने से पहले हमें मुहावरे की डेफिनेशन आनी चाहिए कि मुहावरा दरअसल होता क्या है। मुहावरा अल्फाज का एक या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो अपने लुग़वी माना के बजाय कोई ख़ास या मजाजी माना बताता है। मुहावरात ज़बान को खूबसूरत, पुरकशिश और मुख्तसर बनाते हैं। ये बातचीत में गहराई और मानी खेज़ी पैदा करते हैं। आमतौर पर मुहावरे किसी कौम या इलाके की सकाफ़त, तारीख़ और सोच की अक्कासी करते हैं। इनका इस्तेमाल किसी बात को ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बयान करने या किसी सूरत हाल की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों के अंदर भी इसी तरह के मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं। मिसाल तौर है, ज़ुबैर अपने अच्छे अखलाक की वजह से सबकी आँखों का तारा है।
تو یہ ایک محاورہ ہے، سب کی آنکھوں کا تارا، یعنی آنکھوں کا تارا یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پسندیدہ ہونا، سب کا پسندیدہ ہے، سب کی پسندیدہ ہے۔ تو اسی طرح باقی جو جملے ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کے محاورے استعمال کیے گئے ہیں۔ جس طرح دوسرا جملہ ہے کہ مسلسل ناکامی سے جاوید کا دل بجھ گیا، یعنی دل بجھ جانا یہ محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے دل کا اداس ہو جانا، اس کا مطلب ہے دل کا اداس ہو جانا۔ لیکن یہ جملے کے اندر جو ہے جملے کا تھوڑا گہرائی کے ساتھ اور معنی خیز جو ہے نا وہ پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا اس طرح کے الفاظ جو ہے نا استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یوم آزادی کے موقع پر پارک میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ تل دھرنا، تل دھرنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی جگہ نہیں تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہیں تھی، اتنا جو ہے نا وہ پارک بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح جنگ میں پاک فوج نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ تو ناکوں چنے چبوانا یہ بھی ایک محاورہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو مشکل میں ڈال دیا، اس کو مشکل میں ڈال دیا۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے باغ کی خوبصورتی دیکھ کر سب لوگ اش اش کر اٹھے۔ تو اش اش کر اٹھنا سے مراد ہے واہ واہ کرنا، تعریف کرنا۔ تو یہ بھی ایک محاورہ ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ اب امید ہے کہ محاورے کا جو مطلب ہے وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کا استعمال کرنا بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ محاورہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کا اگلا حصہ دیا ہوا ہے، اور وہ ہے پڑھیں۔ اس کے اندر ایک ہی سوال دیا ہوا ہے، ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی ہم نے نہیں پڑھنا بلکہ بچوں سے پڑھوانا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا ان کو پڑھنے میں روانی بھی ہے یا نہیں ہے، اور ان کا جو تلفظ ہے یا لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ کس طرح ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کو مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کے اندر غلطیاں نکالنا چاہتا ہے تو آپ نکال سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان ایک نڈر، مجاہد اور بہترین سپہ سالار تھے۔ دشمنوں پر مرتے دم تک ان کی ہیبت طاری رہی۔ شجاعت اور بہادری میں وہ بے مثال تھے۔ شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ انہوں نے اپنے محل میں بھی شیر پال رکھے تھے۔ ٹیپو سلطان کا زیادہ وقت اگرچہ جنگوں میں گزرا، لیکن ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ وہ غلامی کے سخت دشمن تھے، وہ لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ انگریزوں سے ان کی لڑائی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی کی ذلت سے بچانا چاہتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کا مشہور قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام سلطان فتح علی تھا۔ یہ جنوبی ہند میں ایک مملکت تھی جس کو مملکت میسور کہتے ہیں، یہ اس کا بادشاہ تھا۔ انہوں نے 1782 سے اپنی وفات تک حکومت کی۔ انہیں شیر میسور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد حیدر علی کے بعد تخت نشین ہوئے تھے۔ جی میں نے پیراگراف جو تھا وہ صحیح تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کسی لفظ کی ادائیگی کے اندر میں نے غلطی کی ہے تو میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا کہ مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس لفظ کو ایسے ادا کیا جاتا ہے، ایسے ادا نہیں کیا جاتا۔
تو میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ٹیپو سلطان ایک نڈر مجاہد اور بہترین سپہ سالار تھے۔ دشمنوں پر مرتے دم تک ان کی ہیبت طاری رہی۔ شجاعت اور بہادری میں وہ بے مثال تھے۔ شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ انہوں نے اپنے محل میں بھی شیر پال رکھے تھے۔ ٹیپو سلطان کا زیادہ وقت اگرچہ جنگوں میں گزرا، لیکن ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ وہ غلامی کے سخت دشمن تھے۔ وہ لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ انگریزوں سے ان کی لڑائی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی کی ذلت سے بچانا چاہتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کا مشہور قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کچھ نیا لکھیں۔ اس کے اندر بھی ایک ہی سوال دیا ہوا ہے کہ اپنے کسی ایک دن کا احوال اپنی ڈائری میں لکھیں۔ تو یہ ہمارا ایک SLO ہے کہ ہم اپنی ڈائری کو بھی مینٹین کر سکیں۔ ڈائری سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اسکول کے اندر لکھوائی جاتی ہے، ٹیچر لکھواتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، وہ بھی اسی طرح کی ڈائری کا ہی ایک ایسے سمجھیں کہ چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اس سوال کی ڈائری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو بھی ہم اپنا دن گزارتے ہیں، اس دن کے اندر جو خاص ہم کام سر انجام دیتے ہیں، اس کو ہم نے اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کرتے رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ڈائری لکھتے ہیں، تو اگر ہم اپنی ڈائری لکھیں گے تو وہ بھی ایسا سمجھے ایک مکمل ہماری سوانح حیات بن جائے گی، مکمل تفصیل لوگوں کے پاس آ جائے گی کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو اگر ہم اپنی ڈائری مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا مطلب ایسے سمجھے کہ طریقہ ہوگا۔ اس کے اندر ہم لکھنا بھی سیکھیں گے اور بہت ساری نئی چیزیں، نئے الفاظ ہمارے ذہن میں ضرور آئیں گے۔ مثلا اس کے اندر جو ہے نا روزمرہ کے جو واقعات ہوتے ہیں یا معمولات ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، یعنی صبح اٹھنا، نماز پڑھنا، صبح کے سیر کو جانا، مطالعہ کرنا، سکول جانا، سکول کا کام کرنا، یا باقی جو بھی دوست وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ کیا بات ہوئی، اس کے ساتھ کیا ہوئی، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اگر ہم اس کے اندر لکھنا چاہیں تو ہم لکھ، تو اس کی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے، انہیں سرگرمی کروائی جاتی ہے کلاس کے اندر۔ ہر ایک بچے کو کہا جاتا ہے کہ آپ صبح سے لے کر اب تک جو بھی آپ نے کام کیے ہیں وہ سارے آپ اپنی ڈائری میں لکھیں، دیکھتے ہیں کس طرح آپ لکھتے ہیں۔ پھر وہ جو بھی لکھیں گے وہ لے آئیں گے آپ کے پاس، پھر آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے، اور ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی۔ مثال طور ہے سب سے پہلے تاریخ لکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنی روزمرہ معمول جو ہوتے ہیں اس میں سے جو چیدہ پوائنٹس آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہے کہ میں صبح سویرے اٹھا اور نماز پڑھ کر باغ کی طرف چل پڑا، تو آپ وہاں لکھ سکتے ہیں میں صبح سویرے اٹھا، نہایا، بستہ سنوارا، اور اس کے بعد کپڑے تبدیل کر کے اسکول کی وردی پہن کر اسکول کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پرندے جو ہے نا وہ چہچہا رہے تھے۔ میں نے صاف فضا کے اندر گہرے جو ہے نا وہ سانس لیے، تو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ فریش جو ہے نا وہ محسوس کر رہا تھا۔ میں سکول پہنچا۔ ہمارے سکول کے اندر آج رزلٹ سیریمنی کا دن تھا، تو تمام اساتذہ اور باقی میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ سارے اچھے کپڑے پہن کر جو ہے نا وہ سکول میں آئے ہوئے تھے۔ بعد میں تقریباً کوئی 9 بجے کے قریب اسمبلی ہوئی۔ اسمبلی کے بعد جو ہے نا وہ رزلٹ سیریمنی کے لیے اسٹیج کو سجایا گیا۔ اسٹیج کو سجانے کے بعد اساتذہ کرام سارا رزلٹ دے کر وہاں تشریف لائے، اور انہوں نے تمام بچوں کو بلا کر وہاں ترتیب سے بٹھا کر پھر باری ان کو رزلٹ بتایا۔ جب میری باری آئی تو میں حیران رہ گیا کہ میں باقی تمام کلاس سے فرسٹ آیا تھا، اور مجھے فرسٹ پوزیشن کا جو ہے نا وہ حقدار قرار دیا گیا۔ میرا دل بہت خوش ہو گیا، اور جب یہ سن کر باقی جتنے بھی میرے دوست تھے سب نے مجھے مبارکباد دی۔ میں جب واپس گھر آیا تو ابو نے مجھے ایک خوبصورت گھڑی
तोहफे में दी। ये दिन बहुत अच्छा और यादगार दिन था। तो इस तरह करके हम अपनी जो डायरी है उसके अंदर रोज़मर्रा की हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम इस तरह दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद इसी सबक का आखिरी जो पॉइंट है एक्सरसाइज का वो दिया हुआ है कि आओ करें काम। उसके अंदर एक ही सवाल है, कॉलम दिए हुए हैं दो, अलिफ और बे। अलिफ कॉलम के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और कॉलम बे के अंदर इन हीरोज़ के दो दो कारनामे दिए हुए हैं। तो हमने उस तस्वीर के मुताबिक उस कारनामे को उसके साथ मैच करना है, इन्हें लाइन खींचकर उसके साथ मैच करना है। इस तरह पहला दिया हुआ है हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तस्वीर लगी हुई है। उसके बाद कायद आज़म, उसके बाद हमारे जो शायर हैं कौमी शायर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की तस्वीर लगी हुई है। और उसके बाद ये ख़याली तस्वीर है टीपू सुल्तान की, उसकी तस्वीर लगी हुई है। और उसके बाद एक प्रोफेशन की तस्वीर लगी हुई है, ग़ालिबन ये डॉक्टर की है। ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, बच्चों के ग्रुप बनाकर उसमें इस तरह के जुमले जो है ना वो इमला की शक्ल में लिखकर मुख्तलिफ जो कारनामे हैं वो लिखकर मुख्तलिफ शख्सियात का नाम लिखकर उसके साथ हम मैच करवा सकते हैं। यहाँ तो तस्वीरें लगी हुई हैं, तस्वीरें इसलिए ताकि हमें पहचान भी हो जाए कि ये हमारे कायद की तस्वीर है, ये हमारे कौमी शायर हैं उनकी तस्वीर है। तो इसी तरह करके हम उनकी पहचान भी कर लें। नाम तो तकरीबन सब बच्चों को याद होते हैं लेकिन शक्ल से शायद वो वाकिफ़ नहीं होते, तो इसलिए यहाँ उनकी साथ साथ तस्वीरें और कारनामे दिए हुए हैं। तो अगर हम इस तरह की ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे यकीनन बच्चों की दिलचस्पी में भी इजाफा होगा और वो सारी चीज़ें जो है ना वो समझ भी जाएंगे। अब जिस तरह पहला दिया हुआ है कॉलम बे का कौमी शायर, तो हमारे कौमी शायर कौन से हैं? यकीनन सबको पता होगा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तो इन तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की है? तो ये ऊपर से नीचे जाएं तो दूसरी नंबर जो तस्वीर है वो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की है। हमने इसको यानी ये जो लिखा हुआ है कौमी शायर वाला बॉक्स बना हुआ है इसको इसके साथ मैच कर देना है, इसके साथ लाइन खींच के मिला देना है। इसी तरह दूसरा लिखा हुआ है कहते हैं सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ये इन चारों शख्सियात में से किसके साथ मैच होगा? तो ये जो प्रोफेशनल डॉक्टर की तस्वीर है ये उसके साथ ही मैच होगा क्योंकि सेहत के हवाले से यही उसके साथ मैच हो रही है। उसके बाद है उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों को खूब गफलत से जगाया। ये हमारे कौमी शायर के हवाले से ही स्टेटमेंट दी हुई है कि उन्होंने जब तहरीक पाकिस्तान चली थी तो उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से ही मुसलमानों को खूब गफलत से जगाने की कोशिश की थी। तो ये भी हमारे जो कौमी शायर हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के साथ, ये भी उसी के साथ ही मैच होगी। उसके बाद है बानी पाकिस्तान। बानी पाकिस्तान कौन है? कायद आज़म ही है। तो कायद आज़म की जो तस्वीर इनमें से कौन सी है इसको खींच कर उसके साथ मैच करना है, मिला देना है। उसके बाद है शेर मैसूर किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको ये जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको इसकी तफसील भी बताई है कि किसको शेर मैसूर कहते हैं। यकीनन टीपू सुल्तान को ही शेर मैसूर कहा जाता है। तो इसको इस बॉक्स को खींचकर उसकी तस्वीर के साथ मिला देना है। उसके बाद है वो बीमारों का इलाज करता है। तो बीमारों का इलाज कौन करता है? अमूमन डॉक्टर ही करता है। तो डॉक्टर के साथ इसको मैच करना है या इसको मिला देना है। उसके बाद है गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये किसका कौल है? ये किसका कौल है? जिसका कौल है इसको लाइन खींचकर उसके साथ मिलाना है। अभी हमने पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है कि ये टीपू सुल्तान का कौल है जो कि दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो इसको खींचकर टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ मिला देना है। उसके बाद है काम काम और बस काम। ये भी हमने बहुत दफ़ा ऐसे समझे कि ये स्टेटमेंट सुनी है और ये हमारे कायद मोहतरम की जो है ना वो स्टेटमेंट है, इसलिए इसको भी खींचकर हमने अपने कायद की तस्वीर के साथ जो है ना वो मिला देना है।
تو اسی طرح کر کے ہم نے ان سب اسٹیٹمنٹس کو ان تصویروں کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کروانا ہے، لیکن یہ گروپ ایکٹیویٹی ہے، انڈیویجول ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اب ایک ایک کر کے فرض کریں، یہ پہلی جو اسٹیٹمنٹ ہے قومی شاعر، یہ ایک بچے سے کروائیں، پھر دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دوسرا بچہ کرے، تیسری اسٹیٹمنٹ تیسرا بچہ کرے، چوتھی اسٹیٹمنٹ چوتھا بچہ کرے، جتنے بھی گروپ کے اندر ہیں۔ فرض کریں اگر 4 بچے ہیں تو یہ 8 اسٹیٹمنٹ ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں حصے میں 2 2 آئیں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پہلی 2 ایک کر لے، دوسری 2 ایک کر لے، تیسری 2 ایک کر لے، نہیں، پہلا ایک کرے، پھر دوسری دوسرا، تیسری تیسرا، چوتھی چوتھا، پھر پانچویں وہ پہلا کرے گا۔ تو اس طرح کر کے ہم یہ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ گروپ کی شکل میں مکمل کروا سکتے ہیں۔ اب ان تمام جو سرگرمیاں دی ہوئی ہیں ایکسرسائز کے اندر، ان تمام سرگرمیوں کو حل کرنے کے بعد یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے یہ جتنے بھی حاصلات تعلم ہیں یہ سارے کے سارے تقریباً کور ہو چکے ہیں، تقریباً کور ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے بھی سبق کو ان حاصلات تعلم کی بنیاد پر اس کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے بچوں کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا ہے، تاکہ بچے صحیح طور پر جو ہے نا وہ ان چیزوں کے بارے میں سیکھ سکیں۔ ہمارا جو سبق تھا وہ تھا زیبا کے پڑوسی کی اہمیت کے بارے میں، دو سمجھیں کہ کرداروں کے آپس میں گفتگو بتائی گئی ہے، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا ساتھ میں وضاحت کی گئی ہے، اور ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ترغیب دینی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مسلسل تاکید فرمائی ہے، مسلسل تاکید فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے پڑوسیوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں، اس کے ساتھ نیک سلوک کریں، نیک برتاؤ کرنا چاہیے، پڑوسیوں کی خبر گیری رکھنی چاہیے، اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، ان کے دکھ اور غم میں، خوشی اور غم میں ہر وقت جو ہے نا وہ شرکت کرنی چاہیے، اور پڑوسیوں کے حقوق میں ضرور جو ہے نا وہ شامل ہونا چاہیے۔ آج کے سبق کے اندر اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر نئی آڈیو کے اندر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔